सभा में स्पेशल सेशन के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने संबोधित करते हुए सुना और देखा कि किस तरह से एक बार फिर से वो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कई मुद्दों को लेकर और कई मामलों में लेट लतीफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी व केंद्र सरकार या फिर कहीं ना कहीं यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काम करने वाले जो तमाम अधिकारीगण हैं उन पर सीधा निशाना साधते हुए इसी पर अब देखिए ना बेहद खास हुआ कि किस तरह से सियासत आगे बढ़ती नजर आएगी। बहरहाल लौटते हैं अपने मुद्दे पर और बात होगी विपक्ष की टूट जारी पर, क्योंकि चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूदेव शर्मा जी हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, सपा प्रवक्ता है। साथ ही अनिल कुमार गर्ग भी हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं कि सबकी निगाहें इस वक्त समाजवादी पार्टी पर जा टिकी हैं कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहीं ना कहीं अब तक बैकबोन कहे जा रहे थे, वो आखिरकार खुद झंडा बुलंद कर रहे थे और कहा जा रहा था कि जो अखिलेश जी बार बार कह रहे थे कि भाई पीडीए की चर्चा हो, पीडीए की चर्चा हो, पीडीए की चर्चा हो, वो फॉर्मूला भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का दिया हुआ था। आखिरकार क्या इतनी नाराजगी हो गई कि चुनाव से ऐन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपना रास्ता अलग करते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया लाइन से? अब समझ में नहीं आ रहा कि वो सपा के साथ नहीं है या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। देखिए, जो वो रास्ता दिखाता है, आप सभी की भावनाओं को मेंटेन करें और सभी को साथ लेके चलने की कोशिश करें। पीडीए का मतलब ये है जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज, इसके साथ उन्होंने जोड़ा है आदि आबादी और अगड़ा समाज। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जिस रास्ते को बताते हैं, हम समाजवादी लोग उस पर चलने का काम करते हैं। और रही माननीय स्वामी प्रसाद जी की, तो उनका जो चैनल के माध्यम से अभी पता चला है कि उन्होंने एक अपना राजनीतिक दल बना लिया है। तो हम तो स्वस्थ लोकतंत्र में, परंपरा में विश्वास रखते हैं समाजवादी लोग, तो हम तो केवल उनको शुभकामना दे सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जो पीडीए की लड़ाई है, पीडीए का जो सृजन है, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है और लगातार इसको जन आंदोलन बनाने का काम करा है, जाति जनगणना की मांग को लेकर, समाज नहीं, लेकिन न्याय की पार्टी के अंदर इंटरनल लेवल पर मंथन भी तो चल रहा होगा कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतने क्या नाराज हो गए कि ना सिर्फ पार्टी का पद छोड़ दिया बल्कि नई पार्टी का ऐलान कर दिया। और अब ये जो नई पार्टी है, क्या चुनौती बनेगी समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में सर? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा बड़े मन के व्यक्ति हैं। चुनाव हारने के बाद भी उनको एमएलसी बना देते हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी जैसा बड़ा मन तो इस देश की राजनीति में किसी पे नहीं है। और जो व्यक्ति अपना चुनाव हार जाते हो, वो क्या राह दिखाएंगे, क्या करेंगे, तो भविष्य के गर्त में मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं, लेकिन राजनीतिक जमीन कितनी होती है जो व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं, तो वो तो जनता बता देती है। मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, जो पीडीए की लड़ाई है, माननीय अखिलेश यादव जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम लोग इस पे काम करने का काम कर रहे हैं और इस पर हमारा संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक दिखाई दे रहा है। ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे अखिलेश यादव पर व पार्टी के सिद्धांतों पर सवाल उठाया कि समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, पार्टी की रणनीति क्या है, सिद्धांत क्या है, विचारधारा क्या है। राष्ट्रीय महासचिव के मैं पद पर था और वो खुद कहते नजर आए, मेरा बयान निजी बयान हो गया, जबकि कुछ अन्य बड़े नेताओं के या छोटे नेताओं के बयान पार्टी के बयान हो गए। पार्टी में कोई डिसाइड करने वाला नहीं है। अब इन एलिगेशंस पर, इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारा समाजवादी जो मूवमेंट है ये शिक्षा देता है हम किसी की भावनाएं आहत ना हो। और माननीय अखिलेश यादव जी के बार बार कहने के बाद भी वो एक वर्ग की भावनाएं आहत कर रहे थे। हमारा काम है, हम लोग निचले सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़े, जो वर्ग जो आज तक मेन धारा में नहीं आए उनकी लड़ाई को लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन लोगों पर अटैक करें जो समाज का हिस्सा है। तो माननीय अखिलेश यादव जी के समझाने के बावजूद भी और रही बात, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ठीक है, कि हारने के बाद भी एमएलसी बना रहे हैं, किसी को राज्यसभा बना रहे हैं 8 विधायकों के बाद,
ये बड़ा मन अगर किसी नेता में है पूरे देश में तो माननीय अखिलेश यादव जी में है। और आप वो कितना काम कर पाएंगे, जिनको उन्होंने राज्यसभा बनाया था, जिनको उन्होंने एमएलसी बनाया था, ये चुनाव परिणाम के बाद 2024 के बाद क्लियर हो जाए। ठीक है भूदेव शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश से गुजर रही है और भारतीय जनता पार्टी या पूरा एनडीए कुनबा ये कहता नजर आ रहा है कि जिस जिस राज्य से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलती है वहीं पर पार्टी या कांग्रेस की हालत खराब होती चली जाती है। मणिपुर से पूरा मामला उठाया गया, बिहार तक गया, बिहार से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एंट्री क्या ली कि आरएलडी गठबंधन को टाटा बाय बाय कर चली गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, वो अब समाजवादी पार्टी से दूरियां जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से सर डील करेंगे ये इन डिफरेंसेस को आप? निकल रही सर आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। आवाज आ रही है? जी सर, अब अपनी बात रखिए सर। कैसे पार्टी डील करेगी इन तमाम चीजों को? बिल्कुल, देखिए कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसको और आज इस यात्रा को जो जन समर्थन मिल रहा है वो अब किसी से छुपा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी जी उस न्याय यात्रा से कितने डरे हुए हैं अब ये भी किसी से नहीं छुपा रहा है। किस तरह से आज विपक्ष के नेताओं को डरा धमका करके या सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से उनके अकाउंटों को सीज किया जा रहा है। और रही बात कुणाल जी चुनाव की, तो ये एक इसमें सीधा सा गणित है। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 37% वोट मिले थे जब उनके साथ शिवसेना भी हुआ करती थी, डीएमके, एआईडीएमके जैसी पार्टियां हुआ करती थी। आज इंडिया गठबंधन में जो 27-28 पार्टियां हैं वो पार्टियां हैं जो देश का 63% वोट बैंक है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का डरना स्वाभाविक है कि आज एक तरफ 63% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले दल आज एक साथ होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, तो लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है है कि आखिरकार जो इंडिया अलायंस को राजनीतिक दल छोड़ कर जा रहे हैं वो तो खुद कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लेट करते जा रहे हैं, आप मौके की, वक्त की, चुनाव की नजाकत को नहीं समझ रहे हैं, मौजूदा परिस्थितियों को आप नहीं समझ रहे हैं। जेडीयू आरजेडी पर आरोप लगाती नजर आई, कांग्रेस पर आरोप लगाती नजर आई कि आप सही समय पर फैसले नहीं ले रहे। आरएलडी ये आरोप लगाती नजर नहीं आई कि आपने समय पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उनको वो मान सम्मान नहीं दिया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे। यहां तो कहीं बीजेपी का कोई रोल ही नजर नहीं आ रहा सर। तो फिर बीजेपी को आप सवालों के कटघरे में कैसे खड़ा कर रहे हैं? भाई जी, किसका रोल है किसका नहीं है ये तो सभी को पता है, लेकिन आपने कहा कि छोड़ के जाने की बात। अगर कोई गठबंधन से कोई पार्टी जाती है तब भी वो कोई ना कोई आरोप लगाती है, या किसी पार्टी से कोई नेता जाता है तो भी वही कोई ना कोई आरोप लगाता है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जाए, सपा को जाए, बीजेपी को छोड़ के जाए, कुछ ना कुछ तो आरोप लगाते हैं। और अब जो नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस उसके लिए तैयार है क्या? नकुल नाथ हुए, मनीष तिवारी हुए, कमलनाथ हुए, इनके लिए कांग्रेस पार्टी या आप लोग तैयार हैं? आत्मंथन, चिंतन, परिवर्तन। मेरी बात पूरी होने नहीं देते, उससे पहले अगर आप दूसरा सवाल करोगे तो फिर कैसे जनता के पास तक हमारे सवालों, आपके सवालों का जवाब जा पाएगा? कहिए बात सर। आपने पहले सवाल का जवाब पूरा सुना नहीं। मैंने कहा कुणाल जी कि देखिए, चुनाव के समय में कुछ नेता या कुछ पार्टियां इधर से टूट करके दूसरे गठबंधन में जाती हैं, कुछ नेता भी छोड़ करके दूसरी पार्टी से जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी कई पार्टियां छोड़ करके गई हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है। अच्छी बात है कि आज हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार लोगों की चर्चा होती है। आज आप लोग मानते हो कि इंडिया गठबंधन एक जिम्मेदार गठबंधन है। अगर उससे कोई छोड़ करके जाता है, कोई नेता हो, कोई पार्टी हो, तो पूरा मीडिया उस पर चर्चा करता है। बहुत अच्छी बात है, ये हमें खुशी होती है। लेकिन रही बात चुनाव जीतने की और जाने की, तो मैंने पहले भी बताया कि जिसको यहाँ देश में लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ जिसको रहना है वो अपनी मर्जी से रह सकता है। कोई अगर नया दल, नई पार्टी बनाना चाहता है, पार्टी बना सकता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आज इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का हर वो वर्ग जिनसे बड़ा सवाल सर वही है कि आखिरकार जो तमाम गठबंधन के लोग थे, जब वही एकजुट नहीं हो पा रहे, तो जो ग्राउंड जीरो पर जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनकी आवाज कैसे आप लोग उठा पाएंगे? इसी पर लौटूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।
जल्द हाजिर होंगे। आप लगातार देखते रहे हमारी प्राइम टाइम डिबेट, जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार खंड खंड होते विपक्ष और विपक्ष के खंड खंड होने के बीच तमाम तरह के जो सियासी आरोप, इस पर लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। आर.के. मिश्रा जी, किस तरह से देखते हैं जो तमाम खंड खंड होता विपक्ष है, उसके लिए कहीं ना कहीं भूदेव शर्मा जी सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवालों के कटघरे में बीजेपी या एनडीए अलायंस जाकर खड़ा हुआ है कि आप लोगों के प्रलोभन की वजह से, ईडी या सीबीआई की कार्रवाई की वजह से, या कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कई जो वादों की वजह से यहां पर जो विपक्ष है वो टूट रहा है। कुणाल जी, यहां पर क्या है, तो विपक्ष अपना मूल्यांकन नहीं करता। अगर मूल्यांकन करता तो आज ये स्थिति नहीं होती। इनका मूल्यांकन कौन करता है, तो जनता मूल्यांकन करता, और यही स्थिति है। इसी वजह से आज कांग्रेस का इस तरह से आपने देखा 2014 के अंदर भी, 2019 के अंदर विपक्ष के लायक नहीं इनको छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। जनता इस सब चीज को देख रही। आप सीधे आकर के आप यहाँ पर भाजपा के ऊपर में आप तोहमत लगा देंगे, कोई भी आरोप लगा देते हैं, पहले अपना मूल्यांकन तो करें। आज एक चीज बता दी, कांग्रेस के अंदर में ये टूट फूट जो जारी है, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मिलिंद देवरा, अशोक चौहान, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये भाजपा ने किसी को बोला था क्या क्योंकि आप आ जाइए हमारे में, हम में शामिल हो जाइए, हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए? आचार्य प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा था? राहुल गांधी जी से 1 साल से वो समय मांग रहे थे, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया मिलने के लिए। ये जो पार्टी के अंदर में जो घुटन है ना, ये घुटन वो सारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो महसूस कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो 40 साल तक कांग्रेस पार्टी को दिया है, इन्होंने अपना जीवन खपा दिया। आज ये कांग्रेस जो मूल्यांकन नहीं कर रही है ना, ये वही वजह है। आप देखेंगे 2024 के अंदर में आने वाला है, कोई ज्यादा दिन दूर नहीं है, 100 दिन के लगभग करीब बच गया है ये, और 100 दिन के अंदर में आप देखेंगे कांग्रेस की ये स्थिति हो जाएगी। क्योंकि आप करते क्या है, स्तर विहीन राजनीति करते हैं, आप जनता के साथ राजनीति करते हैं। दिक्कत ये है, कभी भी आप जनता के साथ राजनीति नहीं करिए। जनता की जो जरूरतें हैं, जनता के लिए जो आपका विजन है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। आज इंडिया अलायंस का क्या स्थिति बन गया है, आप देख रहे होंगे। ममता दीदी, आप देखेंगे बिहार में नीतीश कुमार जी जो फाउंडर थे, वो सब सारे अलग हो चुके हैं। इनके यहाँ से एक एक नेता जिसने पूरा जिंदगी खपा दिया, वो सब सारे अलग हो रहे हैं। ये क्या अपने के अंदर में मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है क्या? एक परिवार के अंदर में अगर टूट होती है तो परिवार का व्यक्ति को मूल्यांकन करना चाहिए, ना कि आप पड़ोसी के ऊपर में आप लगा देंगे तो हम आरोप लगा देंगे नहीं पड़ोसी की वजह से हमारा परिवार टूट रहा है। अरे भाई, काहे का टूट रहा है? अगर आपके अंदर में अगर ये स्थिति अगर आ रही है तो आपको अपने अंदर में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ठीक है, आपको अपने अंदर में मंथन करने की आवश्यकता है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। लेकिन यही दूरदर्शिता, यही पारदर्शिता जो कांग्रेस नहीं ला पाई, आज ये वही स्थिति है जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अनिल कुमार गर्ग जी, सीधा स्पष्ट सवाल है, क्योंकि यहां पर डॉक्टर आर.के. मिश्रा कहते नजर आए कि विपक्ष को, मुख्य रूप से कांग्रेस को मूल्यांकन करने की जरूरत है। लेकिन मूल्यांकन तब होगा जब एक संख्या या सीमित समय तक जो कार्रवाई रुक जाएगी। हर रोज कोई बड़ा नेता ऐसा होता है जो विपक्षी अलायंस की किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को टाटा बाय बाय करता हुआ नजर आ रहा है। अब तक मिलन देवड़ा, अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी, जयंत चौधरी, तमाम दिग्गज नेता हैं, असम से लेकर मणिपुर से लेकर बिहार तक, जो टाटा बाय बाय करते नजर आ रहे हैं। अब स्वयं प्रसाद मौर्य की चर्चा लगातार हो रही है, और अब फेरिस्ट में जो नया नाम निकलकर सामने आ रहा है वो मनीष तिवारी से लेकर कमलनाथ से लेकर नकुलनाथ तक का है। क्या हुआ है सर, किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं विपक्ष को? जी, सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम फैक्टर। मुझे लगता है कांग्रेस लीडरशिप ने टाइम फैक्टर जो होता है, इस शब्द को ठीक से सुना और समझा नहीं। जब ये सभी विपक्षी गठबंधन एक हो रहे थे 1 साल पहले करीबन, जब नीतीश जी ने इसकी शुरुआत की थी, अगर उसी समय ये सभी दल न सिर्फ बैठते थे और सीटों को ऊपर भी बात कर लेते, और जैसे माहौल बन रहा था उस समय, जैसे अभी मेरे साथी बोल रहे थे 37 वर्सेस 63% है, ऐसे वैसे है नहीं, क्योंकि ये टोटलिटी में बोल रहे हैं, सीट वाइज जाएंगे तो बहुत फर्क है। लेकिन लोगों के मन में ये बात आ सकती थी, लेकिन ये अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो समय उनको निकाल दिया, वो चूक गए। मुझे याद है
एसपी प्रमुख अखिलेश जी का बयान, बार बार उन्होंने राहुल गांधी जी से कहा ये समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नहीं है, साथ बैठ करके सीटों पे सेटलमेंट करने का है। लेकिन उन्होंने वो समय अपनी पार्टी को विकास में, अपनी पार्टी के विस्तार में लगाया। उनको लग रहा था कि सीटें तो जब इलेक्शन घोषित होगा तब कर लेंगे, क्या जल्दी पड़ी है। लेकिन जितने भी नेता है उन सबको पता है उनको अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को भी बचा के रखना है। ठीक है, वो स्वाहा नहीं कर सकते इस एक इलेक्शन के लिए। यह स्वाहा करने की स्थिति कब आई थी मैं आपको बताता हूँ। 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी तो जनसंघ समेत हर पार्टी ने अपने आप को जनता पार्टी में विलय कर दिया था, यानी एक पार्टी एक निशान बने थे। वो इस तरह से गठबंधन नहीं बना था कि हम भी है, हमारा अस्तित्व भी रहेगा और सीट शेयरिंग कर लो। अगर ऐसी नौबत बन गई होती मान लो तब तो एक अलग बात थी। लेकिन जब अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग उनकी विचारधारा है, सिर्फ उनमें कॉमन बात एक ही है कि एनडीए को हराना है और सीट शेयरिंग करनी है। इन दोनों बातों को, प्रमुख बातों पे एक पे तो सहमत है सब, एनडीए को हराना है, लेकिन सीट शेयरिंग की बात नहीं की। तो मुझे लगता है कि सभी नेताओं को लगने लगा धीरे धीरे कि अगर हम इंडी गठबंधन के साथ रहेंगे तो ये अब ये डूबता जहाज है, इसके साथ रहने का मतलब है डूबना। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आरएलडी को 7 सीटें एसपी ने दी थी लड़ने के लिए और उनको लेकिन लग रहा था 7 सीटें लड़ेंगे जरूर लेकिन हार जाएंगे, और एनडीए सिर्फ 2 सीटें देगा, वो उसमें भी खुश है। उनको लग रहा है कि एनडीए के साथ साथ 2 साथी उनके लोकसभा में आ जाएंगे। यानी विनिंग जो कैपेबिलिटी है वो लगता है सभी नेताओं को लगने लगा एनडीए के साथ जाने में, बीजेपी के साथ जाने में ये कैपेसिटी बढ़ेगी। और वैसा ही कुछ एनालाइज कमलनाथ से लेकर अशोक चव्हाण से लेकर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी वो लगा चुके हैं। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, जिस तरह का सीधा आरोप लग रहा है, अखिलेश जी खुद कह रहे हैं कि भाई अभी हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि अभी सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, उसके बाद ये देखा जाएगा। दूसरी तरफ यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई वो बहुत जल्द रायबरेली में राहुल गांधी को ज्वाइन करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। कहां पर बात सर अटकती नजर आ रही है? क्या जयंत चौधरी जिस तरह से टाटा बाय बाय कर गए, सीट शेयरिंग पर कोई बात ना होने पर या एक फाइनल फॉर्मूला ना आने पर आपको पार्टी को कहीं डर है कि कांग्रेस भी इस तरह से अपने आप को थोड़ा अलग कर ले? कुणाल जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि चुनाव के जो टिकट है उसकी सूची एक दूसरे को दी गई है। उन्होंने भी सूची दी है, हमने भी सूची दी है। इसका जैसे ही निस्तारण हो जाएगा, यानी कि सीट शेयरिंग हो जाएगा, हम लोग उस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। और सीट शेयरिंग के बिना उस यात्रा में शामिल होने का मतलब यह है कि गलत संदेश जाना। और सीट शेयरिंग, जैसे कि पहले के वक्ताओं ने भी कहा था, ये विषय चूंकि हमारा विपक्ष का है इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि सीट शेयरिंग हो, जब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो लोकतंत्र है नहीं। वहां पर तो 2 लोगों का फरमान जारी हो जाता है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको पता ही नहीं होता कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वहां पर तो मुख्यमंत्री की हालत आपने देखी होगी कैसी होती है, जो मुख्यमंत्री का अपने आप को दावेदार कर रहा था जब पर्ची निकली थी, पूरे देश ने देखा। वहां पर कल आपने देखा होगा किस प्रकार माला में राजनाथ सिंह जी अंदर घुसना चाह रहे थे मोदी जी के, कैसे उनको डांट पड़ी, और कैसे नड्डा जी हाथ हिलाना चाह रहे थे, कैसे अमित शाह जी ने उनके हाथ पे झटका दिया। तो ये तो अलोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी। ये 2 लोग पार्टी चला रहे हैं, माननीय मोदी जी। आप मेरा सवाल नहीं समझे। आप बीजेपी पर तो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी तो आप ही की पार्टी पर आरोप लगाया कि वहां पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। वहां पर एक ही पद पर रहने वाले 2 व्यक्तियों को अलग अलग तरह की तवज्जो दी जाती है। और मेरा सीधा स्पष्ट सवाल था कि जिस तरह से जयंत चौधरी जी आपके अखिलेश यादव जी पर नाराज होते नजर आए कि भाई सीट शेयरिंग को लेकर सही फॉर्मूला नहीं अपनाया जा रहा है, हो सकता है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी वही कहते हुए नजर आए। और आपको तो ये भी सोचना पड़ेगा ना कि आप कह रहे हैं कि भी पार्टी में लोकतंत्र है, समाजवादी पार्टी में, इसीलिए तो आपने जो 7 से 8 सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया 80 में से यूपी, उसमें सारी की सारी अपने परिवार को या फिर दिग्गज नेताओं को दे दी, बाकी छोड़ दी। देखिए माननीय जयंत चौधरी जी को जो सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, राज्यसभा आपको भी पता है कितनी सीटों में मिलती है, 8 सीट विधायकों में राज्यसभा देने का काम करा, और एक हारे हुए व्यक्ति को एमएलसी को बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। तो जो सम्मान पचा ना सके उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो सम्मान ही दे सकते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी सबका सम्मान करते हैं, उनका बड़ा मन है, वो हमेशा सम्मान करने का काम करते हैं। वो हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी सिखाते हैं कि आप लेकिन पल्लवी पटेल जी आरोप लगा रही हैं भास्कर जी कि ये सम्मान नाम के टैग के पीछे अपमान होता नजर आ रहा है।
भूदेव शर्मा जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई कांग्रेस के साथ जब सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला डिसाइड हो जाएगा उसके बाद पार्टी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुआ जाएगा, उससे पहले अभी कोई सीन नजर नहीं आ रहा। तो यूपी में जो जॉइंट वेंचर है आपका, भाई सबका साथ लेकर आप जो चल रहे हैं वो सर कैसे ग्राउंड जीरो पर नजर आएगा? उत्तर प्रदेश की जनता कैसे देखेगी कि सपा कांग्रेस एक साथ है? सर ऑडियो नहीं आ रहा है आपका जी। अब आ रहा है सर? बिल्कुल, अपनी बात रखिए सर। देखिए कुणाल जी, सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला होगा या जितनी भी जिस पार्टी को जो भी सीट मिलेगी इंडिया गठबंधन को लेकर के, कोई दौरा ही नहीं है कि आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ रहा है और मीडिया जो अफवाह फैला रहा है। अभी बताइए, एनडीए में इतने दल है, 30 से अधिक 32 से अधिक दल है, कौन से गठबंधन का सीट शेयरिंग तय हो गया है? किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये क्या एनडीए में तय हुआ है अभी? नहीं, उसके लिए तो भुवन भास्कर जी कहते नजर आ रहे हैं ना कि वहां पर 2 लोगों की चलती है, वहां पर जितनी सीटों का अनाउंसमेंट हो जाएगा सब खुशी खुशी लड़ते नजर आएंगे। तो यहाँ पर तो माथापच्ची इंडिया लाइंस में है ना सर। जल्द से जल्द जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व वो जो सीटें डिसाइड होंगी वो हम आपके साथ चर्चा में करेंगे, यहाँ आपके साथ डिबेट में बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे। अभी मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय होगा और निश्चित तौर पर सबके सामने होगा। ठीक है, अगला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सर, क्योंकि लगातार कई नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है सर? किस तरह से आप लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं? और जो दिग्गज नेता जो एक समय पार्टी की बैकबोन हुआ करते थे वो पार्टी से नाराज होते नजर आ रहे हैं, वो एनडीए की तरफ रास्ता अपना रहे हैं, उनको रोकने के लिए पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? आज आप देखिए ना, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को का स्वागत सत्कार करते हुए पीएम मोदी ने सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से नाराजगी जाहिर की थी, शिकायत की थी कांग्रेस की, कि कांग्रेस पार्टी के पास जब गए कि भाई मंदिर बनना चाहिए तो वहां पर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता नजर आया कि भाई मंदिर मत बनाओ, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कुणाल जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह का माहौल देश में पैदा कर दिया गया है कि आज कोई भी अगर किसी भी पार्टी को छोड़ के जाता है या कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जाता है तो वो सिर्फ एक ही बात उठाता है, मंदिर मस्जिद की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा, शुरुआत में भी बोला कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को डरा करके धमका करके सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके तोड़ने का काम कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। और जब वो कोई कांग्रेस पार्टी से बाहर जाते हैं तो वो सिर्फ यही बातें करते हैं। कल तक जो बातें करते थे इस देश को, लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाने की, वो आज अगर पार्टी छोड़ करके जाते हैं तो बोलते हैं कि मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा केवल इस देश को तोड़ने की और लड़ाने की है। तो वो नेता भी हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं और बस यही आरोप लगाते हैं। रणनीति तोड़ने की, बिगाड़ने की है। तो सर लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या चल रही है कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी को और मनीष तिवारी जी को पार्टी में वापस बनाए रखने के लिए? सर कुणाल जी, चाहे कमलनाथ जी हों चाहे मनीष तिवारी जी हों, मैं तो कहता हूं कमलनाथ जी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था 1980 में पहली बार सांसद बन गए थे, जिन्होंने यूथ कांग्रेस से लेकर के और अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की, वो आज इतने पदों पर रहे, उनको सांसद के बाद केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री पार्टी ने बनाया। और आज वो कोई आरोप लगा करके अगर पार्टी से जाते हैं तो ये लोकतंत्र जा सकते हैं? भाई उनके सम्मान में कोई कमी रही हो तो ये पूरा देश जानता है। नहीं, आज इतने बड़े पदों पर हो रहे हैं सर, सम्मान के साथ साथ तवज्जो भी तो सर देनी पड़ेगी ना। सम्मान तो आपने पद तो तब दिया जब आपकी चलती थी पार्टी की। बगल में आपके अनिल कुमार गर्ग जी हैं, परसों सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस की चाहे युवा विंग हो चाहे बुजुर्ग विंग हो, दोनों छोड़ कर जा रही है, दोनों बीजेपी के साथ जा चुके हैं। युवा विंग की बात कीजिए, आरपीएन सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, सब भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहे हैं। और बुजुर्ग विंग की बात की जाए, गुलाम नबी आजाद वो आपको टाटा बाय बाय कर गए, कमलनाथ जी टाटा बाय बाय करते नजर आ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इतने सालों से आपके साथ रहे वो टाटा बाय बाय कर चुके हैं, अशोक चव्हाण जी टाटा बाय बाय कर चुके हैं। तो यूथ विंग हो या युवा विंग हो, सभी असंतुष्ट जाहिर करें। सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज ना। कुणाल जी, नेता जनता से होते हैं, जनता नेता बनाती है। ये कोई नेता से जनता नहीं होती है कि कोई नेता है जो पार्टी के सिंबल पर, पार्टी के नाम पर जीत करके इतने बड़े नेता बने, आज वो छोड़ करके जा रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है। ठीक है, उनकी मर्जी है। डॉक्टर आर के मिश्रा जी, अब आप ही अंदर खाने सवाल बता दीजिए सर, क्योंकि लगातार
सबकी निगाहें बीजेपी की तरफ हैं और कुछ नाम लगातार जब चर्चाओं में हैं, तो बता दीजिए, आपकी भी तो बात होती होगी आला कमान से, कौन अगला नेता है कांग्रेस का जो बड़ा टूटकर बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ सकता है? हाँ कुणाल जी, आपने ऐसा प्रश्न किया। खैर जो कुछ भी आपने कहा जी, देखिए बात यह है जो कि आप जब आप कहते हैं जो कि लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, तो पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होती है। जब आप लोकतंत्र नहीं तानाशाही करेंगे या किसी न किसी ऐसे कार्यकर्ता को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार में टूट होती है। और पार्टी भी एक परिवार है, चाहे आप यूथ विंग ले लें या ओल्ड विंग ले लें या आप जो भी विंग ले लें, आप कहने का मतलब तो जो भी पार्टी होती है परिवार जैसी होती है। अगर वहां पर नजरअंदाज किया जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है क्योंकि हमें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। कोई भी पार्टी हो, मैं तो कहता हूं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मंथन करने की आवश्यकता है। इसमें कहीं कोई राजनीति वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है जो कि आपका विजन जरूर क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी इंडिया अलायंस की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से टूट हो रही है, अब मुझे लगता है कुदमा ऐसा सिमट गया है जो अब इसका कोई फ्यूचर है नहीं वही इसलिए हम लोग इसकी बात अगर करेंगे ऐसा जो आपने कहा तो अनिल कुमार गर्ग जी, क्योंकि जो बात यहां पर आर.के. मिश्रा जी कहते नजर आए, वही बात परसों मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते नजर आए थे। क्योंकि झारखंड से खबर आई थी कि कई विधायक दिल्ली जा पहुंचे नाराजगी को लेकर कि भैया उनको चंपई सोरेन सरकार में जगह नहीं मिली, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते नजर आए कि भाई कुछ ही लोग बचे हैं, थोड़ा संभल के चलिए। कुणाल जी, पहले की जो राजनीति होती थी ना, विचारधारा की राजनीति होती थी, तो विचारधारा की राजनीति करने वाले जो भी राजनेता थे वो अपनी पार्टी छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि उनके जो विचार थे वो अपनी पार्टी के विचार से मिलते थे। बहुत मुश्किल होता था कि पार्टी का यू टर्न करना। लेकिन आज की विचार राजनीति है, सुटेबिलिटी की राजनीति है। एमएलए पहले, सबसे पहले लोग एमएलए बनते हैं, फिर एमएलए के बाद कैसे मंत्री बन सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो अगर उनको लग रहा है कि हम मंत्री नहीं बन पा रहे तो और क्या दूसरा तरीका हो सकता है, उस पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। अभी जो बात की हम चर्चा कर रहे हैं बार बार, अभी मेरे एसपी के साथी ने भी बोला, कांग्रेस के साथी ने भी बोला कि एनडीए में तो सिर्फ 2 लोगों की चलती है, और वो जो कहते हैं मानते हैं। आपकी पार्टी में तो 1 ही लोगों की चलती है, 2 भी नहीं है। एसपी में अखिलेश जी के अलावा और किसकी चलती है? अखिलेश जी ने मुलायम जी के साथ, शिवपाल जी के साथ कैसा व्यवहार किया हमने सबने देखा था। तो आपके पार्टी में 1 ही की चलती है। सवाल ये कि 2 की चलने का नहीं है। सवाल यह है कि एनडीए के साथ एनडीए के किसी घटक दल ने आह्वान किया है कि पहले हमारा सीट शेयरिंग की बात करता, हम रहेंगे नहीं तो हम जा रहे नहीं। यही बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से चुनावों का शंखनाद होता नजर आ रहा है, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं वो अंतिम मोमेंट तक अपने अपने अलायंस के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे